हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 वीडियो है और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा और टाइप बाय टाइप इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप है दोस्तों क्वेश्चन इसमें टाइप 1। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करना है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो संख्या के वर्ग का योगफल कितना होगा ये हमें बताना है। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से 10 का स्क्वायर तक, यानी इसका कुल योगफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसमें दोस्तों आपको एक फार्मूला बहुत ज़रूरी है याद रखना और उसे आप ज़रूर याद रखिएगा। यानी कि जब हमें योगफल पूछे इसका, ठीक है, प्राकृत संख्या है क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ है, तो 1 से 10 तक संख्या के वर्ग है और इसका हमें योग बताना है। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यानी हम इस फार्मूला पे इसको पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले n आखिर है क्या। तो n जो है देखना है ये नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है, यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक है 10 तक। यानी कि हम n का मान सिंपली 10 यहाँ पर ले लेंगे, यानी n का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करेंगे इनटू n+1 है, यानी कि 10 में 1 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा। फिर 2n+1 है, यानी कि n का डबल यानी दुगुना कितना हो जाएगा 20 और 1 प्लस करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा। यानी इसको और सॉल्व करेंगे 2 3 जा 7 3 जा 2 5 जा 10, यानी कि 55 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 385। ये हमारा आंसर हो गया। यानी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सिंपली इस फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। यानी ये जो है वर्गों का योगफल है, यानी वर्गों का योगफल जब रहेगा तो ये फार्मूला यूज़ करना है। इसी प्रकार इसमें 2 फार्मूला और है दोस्तों, उस फार्मूला को भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो योगफल का फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं और 2 फार्मूला और क्या क्या है। अगर दोस्तों इसी में पूछे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। पहला फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसका योगफल कितना होगा ये हमें बताना है। इसका फार्मूला हो जाएगा योगफल बराबर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हुआ डायरेक्ट प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी केवल प्राकृत संख्या रहेगा, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इस तरह से n तक रह सकता है। और n का मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि n जो है वेरिएबल के रूप में है। या तो n का मान 10 हो सकता है, या n का मान 20 हो सकता है, या n का मान उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछेगा तो ये हो जाएगा फार्मूला n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसी में एक और फार्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। जैसे कि मैंने अभी वर्गों का योगफल टाइप का क्वेश्चन में बताया, तो वर्गों का योगफल मैंने बता चुका हूँ। अब इसमें घनों का योगफल पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट फार्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल हमें बताना है। तो इसका याद रखिएगा फार्मूला, योगफल बराबर हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या सीखा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली इसमें सिर्फ पावर 2 कर देंगे तो ये जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने वर्गों का योगफल अभी इस टाइप का क्वेश्चन बना चुका हूँ। तो ये घनों का योगफल रहेगा तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी बेसिक फार्मूला है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इस तरह से दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन को, 1 का क्यू,
2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से 10 का क्यूब तक है और इसका वैल्यू है 3025। ठीक है, तो हमें बताना है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरह से हमें 20 का क्यूब, यानी इसका टोटल योगफल क्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमें पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ क्या है, यानी कि जो प्राकृत संख्या के जो घनों का योग है 10 तक, इसका मान दिया हुआ है 3025 और हमें पूछ रहा है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरह से 20 का क्यूब तक हमें इसका योगफल बताना है क्या हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसी के आधार पर ये बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब है, इसमें देखें तो दोस्तों सभी में 2 कॉमन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि सभी संख्या क्या है, इवन नंबर है, तो सभी में हम 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और 2 के साथ कितना पावर है 3, यानी कि 2 का क्यूब अगर हम कॉमन करते हैं तो इसमें क्या बचेगा, 1 का क्यूब बचेगा, इसमें बचेगा 2 का क्यूब, उसी तरह से इसमें बचेगा 3 का क्यूब, और इसी तरह से 20 तक रहेगा, तो इसमें हम 2 का क्यूब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखिए इसका वैल्यू हमें पहले से पता है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3025। सिंपली इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 3025 और हमारा आंसर हो जाएगा रेडी, 8 3 जा 24, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 24,200। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो शहर की जनसंख्या बताएं क्या हो जाएगी। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। मान लीजिए शहर की जनसंख्या 100 मान लेते हैं और इसके 5वें भाग का मतलब x/5, तो इसके 5वें भाग से कितना ज़्यादा है, 5000 ज़्यादा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि शहर की कुल आबादी कितनी हो जाएगी। तो सिंपली इसको हम भिन्न का घटाव है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x और x घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x/5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 5000। अब हम इसको हम 4 से काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 0, यानी कि दोस्तों x का मान हमें आ जाएगा 6250। ये जो है टोटल आबादी है, उस शहर की कुल जनसंख्या जो है 6250 हो जाएगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का और उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल जो है क्रमशः 11 तथा 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा। दो संख्या, ठीक है, दो संख्या कितनी है हमें नहीं मालूम है, x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो दो संख्या का योगफल कितना दिया हुआ है 11 और इसी में दो संख्या का गुणनफल कितना हमें दिया हुआ है 18। तो पूछ रहा है जो संख्या हम x y माने हैं इसका व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक बहुत ही आसान ट्रिक है, उस ट्रिक से हम बस 1 सेकंड में क्वेश्चन को बन जाएगा। जब भी पूछे कि दो संख्या का योगफल 11 है, दो संख्या का गुणनफल 18 है और इसका व्युत्क्रमों का योग बताना है। व्युत्क्रम का मतलब हुआ दोस्तों इसका उल्टा, जैसे कि x है, x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, उसी प्रकार y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y। तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम जब पूछता है तो वो संख्या जो है उलट जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो सिंपली जब भी पूछे व्युत्क्रमों का योग तो डायरेक्ट हमें याद रखना है व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा x + y / xy। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। x + y का मान कितना दिया हुआ है 11 और xy का मान हमें 18 है। हमारा आंसर हो गया रेडी, यानी कि 11/18 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, आपका ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक परीक्षा में A और B के अंकों का योग 120 है
फिर बोल रहा है बी और सी का 130 है और सी और ए का योग 140 है, तो सी के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो कह रहा है पहले हम उसे लिखेंगे। कह रहा है परीक्षा में 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ठीक है, तो तीनों के द्वारा, जैसे कि पहले बता रहा है ए और बी यानी कि ए प्लस बी, इसका कुल योग कितना दिया हुआ है 120। उसी प्रकार बी और सी का जो प्राप्त अंक है इसका कुल योग है 130। उसी प्रकार सी प्लस ए के द्वारा जो प्राप्त अंक है इसका मान है 140। तो हमें पूछ रहा है सी के द्वारा लाया गया कितना अंक है, यानी कि सी अकेला जो है कितना नंबर लाया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमें यह ध्यान देना है कि जिसका मान पूछ रहा है वो देखना है कि किस किस इक्वेशन में शामिल है। तो सी का वैल्यू पूछ रहा है तो देखना है सी कहाँ कहाँ शामिल है। देखिए बी प्लस सी का मान 130 है, यानी कि सी यहाँ भी शामिल है और एक यहाँ भी शामिल है। ठीक है, 2 इक्वेशन में शामिल है, बट इसमें सी शामिल नहीं है। तो जिसमें सी शामिल नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। तो सी शामिल है दोनों इक्वेशन में, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम LHS और RHS प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो LHS हुआ, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो B प्लस ए, दोस्तों C यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, C कॉमन है, यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2C के रूप में, इज इक्वल टू, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 270 हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर A प्लस बी का योग कितना है 120, यानी A और B के द्वारा लाया गया कुल अंक 120 है। सिंपली यहाँ पर A प्लस बी का मान हम पुट कर सकते हैं ना, 120 प्लस 2C बराबर कितना है 270, और हमें 2C यानी कि पूछ रहा है C का मान, तो 2C बराबर क्या हो जाएगा 270, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, बट ए आया 2C बराबर। ठीक है, हमें सिर्फ पूछ रहा है C का मान, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो C का मान कितना हो जाएगा 75, यानी कि C के द्वारा लाया गया कितना है 75 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो बताइए वह संख्या क्या है। बेसिकली जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो हम बाई ऑप्शन ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 23। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो डिस्प्ले कर ही रहा होगा। क्वेश्चन इसमें बोल रहा था क्या कि कह रहा 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक जो है दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है। तो पहले देखना है कि इकाई वाला अंक जो है दहाई वाले अंक से दोगुना किस में है। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं 26 है, तो इसमें देखिए इकाई अंक 6 है और दहाई अंक 2 है, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक का दुगुना तो है नहीं, ये ऑप्शन ऐसी गलत हो गया। अब हम ऑप्शन बी की ओर देखते हैं, ये भी यहाँ पर दुगुना नहीं है। अब हम सी की ओर चलते हैं, तो सी पर देखते हैं तो यहाँ पर जो इकाई अंक है दहाई वाले अंक का दुगुना है, यानी कि ये जो है नियम पहला रूल फॉलो कर रहा है। और डी ऑप्शन भी देखिए तो है नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक है, तो 24 इसका आंसर होगा। तभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार ये फॉलो करता है कि नहीं। आगे बोल रहा है क्या, और यदि उन अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, यानी कि 24 है तो इस अंकों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6, और अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए, 6 जो आया इसमें से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 2 घटाया जाएगा तो अंतर जो है उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाता है। कह रहा क्या, जो अंतर आया 4 जो दिया हुआ संख्या उसका 1/6 है, यानी हम इसका 1/6 करते हैं तो 6 4 जा 24 हो जाता है, यानी कि 4 इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, यानी कि पूरा क्वेश्चन जो है इस पर फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर सी ही सही होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप बाई ऑप्शन ही सॉल्व कीजिएगा। इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन का हम उदाहरण में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, करा 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर देती है, यानी कि बदल देती है। तो बताइए वह संख्या क्या है।
इसको भी हम बाई ऑप्शन ही सोल्व करेंगे। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 62, नेक्स्ट 34, 26 और नेक्स्ट ऑप्शन है 43। इस तरह से 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कि अंकों का गुणनफल 12 किस में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 6 2 जा 12, यहाँ भी 12 है, 3 4 जा 12, यहाँ भी सेम है 12, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। यानी कि चारों ऑप्शन में 12 ही आ रहा है गुणनफल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो, यानी कि हम संख्या में 36 प्लस करने वाले हैं। तो मान लीजिए 62 है पहला, अगर हम इसमें 36 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, पहला ऑप्शन हम चेक पहले कर रहे हैं। तो 36 को यदि हम जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर 98 आया, जो अंकों को इंटरचेंज तो नहीं कर पा रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं तो 34 में हम 36 को जोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 36 अंक, यानी 36 को हम प्लस करते हैं। 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 70, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम प्लस करते हैं 36, अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 62, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो रहा है सही। यानी हम जैसे ही 36 जोड़ते हैं तो जो संख्या 26 है इसका अंक जो है इंटरचेंज हो जाता है, यानी पलट जाता है, यानी कि 62 यहाँ पर हो रहा है। तो बताइए प्राप्त संख्या क्या होगी। यानी हमारा सी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम 26 में 36 प्लस करते हैं तो इसका अंक जो है पलट जाता है, यानी कि इंटरचेंज हो जाता है। इकाई दहाई में चला जाएगा और दहाई वाला अंक इकाई में चला जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन फॉलो कर रहा है सभी को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब अगला है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। यानी कि हमें बताना है 160 जो है इसका कुल कितना गुणनखंड यानी फैक्टर कितना है, ये हमें बताना है। दोस्तों इसको बहुत सारे मेथड से हम बना सकते हैं। यानी इसका हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे बेसिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप उसे ध्यान से समझिएगा। किसी भी संख्या का अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है तो सबसे पहले इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखेंगे। ठीक है, तो संख्या का हम बेसिकली अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से कट जाएगा 80, 2 से हो जाएगा 40, 20, 2 से हो जाएगा 10, 5, 1, यानी कि 160 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 जो है कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट यहीं पर समझते हैं। तो 2 जो है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, यानी कि हम इसको पावर में लिख सकते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि 2 जो है रिपीट 5 टाइम्स हो रहा है। उसी प्रकार 5 यहाँ पर सिंगल टाइम है, तो सिंगल टाइम है, इसको हम 5 को एज इट इज़ लिख देंगे पावर 1 करके। ठीक है, ये हमारा हुआ एक्सपोनेंट में। अब हमें पूछ रहा है कि इस 160 का कुल गुणनखंड कितना है, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है। तो जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तो बस हमें इसके पावर पर ध्यान देना है, यानी इसके घात पे ध्यान देना है। तो 2 के पावर 5, इसका पावर 5 है, 5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इसमें अपने मन से 1 प्लस करना है, पावर में 1 प्लस अपने मन से करेंगे, इनटू 5 के पावर 1 है, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऊपर में लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 12। इसका मतलब हुआ कि 160 का कुल कितना फैक्टर्स है, 12, यानी कि अलग अलग फैक्टर्स जो है कुल 12 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 हो जाएगा। तो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप में एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसे सॉल्व कीजिएगा खुद से। मान लीजिए क्वेश्चन है 240, ठीक है, इसका हमें बताना है संख्या, यानी कि गुणनखंडों की संख्या बताना है, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है।
यानी इसका गुना करके बताना है कितना होगा। ठीक है, इसको हम सिंपली ट्रिकली गुना करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि गुना हम जैसे हम लोग बेसिकली बचपन से कर रहे हैं वैसा नहीं करना है, इसको हम अलग अलग मेथड से गुना करेंगे। इसको गुना करने का 2 तरीका है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 10,003, यानी 10,003 को हम क्या लिख सकते हैं 10,000 + 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये बंटन नियम का फॉलो कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार। जैसे कि आप ज़रूर पढ़ा होगा, इस तरह का जब इक्वेशन आता है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ए और बी, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ए में सी से गुना करते हैं। इस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। अगर यहाँ माइनस रहता तो सिंपली यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। अब इसी नियम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 10,003 इसको हम लिख दिए 10,000 + 3 के रूप में। अब आगे हम सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नियम से। इसको गुना करेंगे पहले 10,000 में, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसी को गुना करते हैं 3 से, तो 3 से गुना करेंगे तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 27 2 29, हाथ में 2, 9 27 2 29, फिर हुआ कैरी 2, 27 2 29, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ठीक है, और फाइनली इसको हम सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ध्यान देना है दोस्तों। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ भी हमें माइनस करना होता, प्लस है तो प्लस करेंगे, यानी इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपली इसको हम गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है 9,997 10,003 गुना करना है। जैसा कि इसको मैंने बदला था 10,000 + 3 के रूप में, उसी प्रकार इसको भी हम क्या कर सकते हैं 10,000 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 10,000 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 9,997 आएगा, और इसको गुना करना है 10,003 से। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 है तो यहाँ पर 4 0 सिंपली लगा देंगे। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 0 0 0 3, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो हमें माइनस करना है। ठीक है, प्लस अगर रहेगा तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 9 9 9 9, यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का जो है 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। ठीक है, यानी कि 1 से 20 तक इस तरह से कहाँ तक ऐड किया, टोटल 20 तक प्लस किया। तो आगे कर रहा है क्या, लेकिन वह संख्या को 2 बार जोड़ देता है, यानी कि 1 से 20 तक कोई ऐसा एक डिजिट है जिसको वो दोबारा ऐड कर दिया, यानी कि 2 बार प्लस कर दिया है, जिसके कारण योग जो है 215 हो जाता है। यानी कि इसमें कोई एक ऐसा डिजिट है जिसको दोबारा प्लस करने के कारण इसका टोटल योग जो है 215 हो जाता है। तो बोल रहा है वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार ऐड किया है। तो बताना है कि वह डिजिट कौन सा है जिसको उसने 2 बार ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने फर्स्ट में एक फार्मूला बताया था प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो 1 से लेकर 20 तक है। ठीक है, तो सिंपल एक प्राकृतिक संख्या और इसका योगफल हमें बताए थे मैंने फार्मूला में। तो योगफल बराबर क्या होता है, n × n + 1 / 2, यही फार्मूला था ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यहाँ n का मान हम कितना लेंगे 20, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा n × n + 1/2। अब हम सिंपली n का मान 20 यहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ पर 20 रखेंगे और इसका हो जाएगा 21 / 2, यानी कि आ जाएगा 210। लेकिन यहाँ पर वो जो लड़का है ऐड किया वो लाया कितना 215, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा डिजिट है जिसको 2 बार प्लस किया है। ठीक है, जबकि रियल आंसर क्या आ रहा है 210। तो इसमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपली 215 आया और जो रियल आंसर है 210, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 ही वो अंक है
जिसने वो 2 बार रिपीट किया है, यानी 2 बार प्लस किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि 121 से यानी 121 से 1346 तक की संख्या लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, VVI क्वेश्चन है। तो संख्या कहाँ से है, 121 से लेकर 1346 तक है। ठीक है, और बताइए यहाँ से यहाँ तक लिखने के लिए वो जो कीवर्ड है, कीवर्ड में कितना बार वो अंक को प्रेस करेगा, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या स्टार्ट कहाँ से है, 121। ठीक है, और 121 कितने अंकों का संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, यानी कि 3 अंकों की संख्या कहाँ तक चलेगा, 999 तक चलेगा सिंपली। अब देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितने अंक बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कुल अंकों की संख्या यानी कुल नंबर कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, लेकिन इतना नहीं होगा दोस्तों, तक का रहा है, यानी 121 से 999 तक का रहा है, तो इसमें हम एक अपने मन से प्लस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 879, यानी कि 121 से 999 तक कुल इतना संख्या है 879। और चूँकि ये संख्या जो है कितने अंकों का है, 3 अंकों का है, तो सिंपली हम 3 से गुना करेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि यानी कि 121 से 999 तक वो टाइप करने में कितना बार वो बटन को प्रेस किया है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2637 आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2637। ये हुआ सिर्फ 121 से 999 तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब 999 के बाद जो है 4 अंकों की छोटी संख्या आ जाएगा, और ये कहाँ तक है, 1346 तक, यानी कि यहाँ तक है। अब हमें ये देखना है कि ये यहाँ से लेकर यानी 1000 से लेकर यहाँ तक कुल कितने अंक हैं, यानी कुल कितने संख्या हैं, नंबर हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे 1000, तो 6 4 3, और 1 अपने मन से ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। ठीक है, अगर बिटवीन का रहता कि इसके और इसके बीच में कुल कितना संख्या है तो डायरेक्टली हम माइनस कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है तो 1 हम अपने मन से ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 347। अब दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि ये जो डिजिट है कितने अंकों का है, मतलब ये संख्या कितने अंकों का है, 4 अंकों का है। कहाँ तक है, तो 1346 तक, यानी हम इसमें 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 अंकों का है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करने पर कितना हो जाएगा 1388, यानी कि यहाँ तो हम लिख देते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन कह रहा था क्या कि 121 से 1346 तक जो है कुल कितने बार वो, यानी यहाँ से यहाँ तक नंबर लिखने के लिए वो कितने बार जो है कीवर्ड को टाइप किया है। यानी कि अब हम इसको सिंपली प्लस कर देंगे, यानी 121 से 999 तक था और 1000 से 1346 तक था। अब दोनों को हम प्लस करते हैं, यानी इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 4025। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वो नंबर लिखने में, मतलब कीबोर्ड पे नंबर टाइप करने में इतना बार वो बटन को प्रेस करेगा, 4025 टाइम्स जो है बटन को प्रेस करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे ज़रूर 1 से 2 बार देख कर समझिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करा 1 से 100 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्या जो 7 का गुणज है उसका योग निकाले। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक ऐसी संख्या लेना है जो 7 का क्या हो, गुणज हो, यानी 7 का मल्टीपल के रूप में होना चाहिए। तो 1 से शुरू अगर करेंगे तो 7 ही एक ऐसा पहला अंक है जो 7 से ही कटेगा, यानी 7 का मल्टीपल के रूप में। उसी प्रकार 7 का जस्ट टेबल पढ़ लेना है, यानी इस तरह से कहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों, संख्या हमें पूछ रहा है 100 तक ही पूछ रहा है, तो बताइए 100 तो 7 से कटेगा नहीं। ठीक, इसके पहले देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो 7 का डिविजिबल है। तो यहाँ पर हो जाएगा
14 7 जा 98, लास्ट 98 ही होगा। अब इसके बाद जो है 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें नहीं देखना है, यानी कि 7 से लेकर 98 तक, ठीक है। अब हमें इसका योगफल पूछ रहा है, यानी कि 7 प्लस 14 प्लस इस तरह से प्लस करना है हमको कहाँ तक, 98 तक, यानी इसका योगफल कितना आ जाएगा ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका एक सिंपल एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नियम से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, या एक और मेथड है वो भी मैं बताऊँगा। तो अर्थमेटिक मेथड से बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों ए जो है प्रथम संख्या होता है, तो ए का मान 7 यहाँ पर सिंपली ले लेंगे। डी जो है यानी कि द्वितीय संख्या और प्रथम संख्या का अंतर होता है, या हम बोल सकते हैं तृतीय और द्वितीय का अंतर, चतुर्थ या तृतीय का अंतर। तो सभी में अंतर तो 7 ही आवेगा, जबकि ये जो 98 है हमारा लास्ट संख्या है, यानी कि टीएन का मान है, टीएन जो है 98 के रूप में है। तो हमें योगफल सिंपली निकालना है। तो पहले हम देखेंगे एन का मान कितना है। तो देखिए दोस्तों एन का मान निकालना बहुत आसान है। एन बराबर टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हम एक और मेथड से हम बता सकते हैं, यानी कि 7 का टेबल कहाँ तक पड़ा, 98 तक, यानी कि जो है कितना टाइम्स में हुआ था 98, तो 14 टाइम्स हुआ था। तो यहाँ पर एन का मान हम 14 ही रखेंगे, ठीक है। तो एन का मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 14। तो एन का मान भी हमें मालूम चल गया, ठीक है। अब हमें योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो n का मान 14 है, 14/2 2a, a का मान 7 है, इंटू n का मान 14 मैंने लाया, इंटू d का मान 7 है, ठीक है। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 14 प्लस 13, 13 7 जा 91, यानी कि हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 735। लेकिन ये जो है काफ़ी लॉन्ग मेथड हो गया। एक और आसान सा मेथड है, हम वो मेथड के अनुसार बनाएंगे। तो सिंपल एक मेथड है, इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, देखना है कि 7, 14, 21, 28 में कॉमन एक ऐसा संख्या लेंगे जो सभी में कॉमन हो जाए। तो पहला संख्या हमारा 7 ही है, यानी कि हम अगर हम 7 कॉमन लेंगे, क्योंकि 7 तो है सभी संख्या में कॉमन है, तो हम डायरेक्ट 7 को ही कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, 7 आ गया कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचेगा 7 के जगह पर। 14 है तो 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 बचेगा। इस तरह से 98 तक चलेंगे तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 14 हमारा, ठीक है। यानी कि 7 कॉमन था। अब देखिए दोस्तों ये प्राकृत संख्या का योगफल के रूप में है कि नहीं, 1 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक। यानी प्राकृत संख्या का योगफल मैंने क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि n का मान 14 है और इसमें एक प्लस कर देंगे और बटा 2 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 15, यानी हो जाएगा 49/15। यानी इसको अगर हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 537, यानी कि 735 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, इसका योग पूछेगा तो इसका मान आ जाएगा 735। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा और इसी टाइप का मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में लाऊंगा, और अगले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल जाए। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।